बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त तो चला है हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे प्रदेश में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटा। तो बढ़ेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की ओर, आपको बताते चले। आपदा वीर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रही। ₹1200 करोड़ का पैकेज दिया और साथ ही आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एयरपोर्ट पर बड़ी बैठक की, साथ ही उन्होंने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं, जिस तरीके से घायलों को 50,000 रुपए और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, अपडेट करें। देखिए, 2 महीने से लगातार आपदा की मार झेल रहा उत्तराखंड, इसके लिए आज बड़ा अच्छा दिन रहा। अच्छा दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए और वह चाहते थे कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को मतलब हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से देखें कि नीचे क्या स्थिति है, लोग कहाँ किस स्थिति में है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह उड़ नहीं पाए। और दूसरी तरफ वह अगर देहरादून से उड़ नहीं पाए तो देहरादून में ही जो यहाँ पे एयरपोर्ट है जौहरी ग्रांट, वहीं पे ही हाई कमेटी की उन्होंने बैठक की। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रहा, आला अधिकारियों के साथ साथ पॉलिटिकल पर्सन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों को भी बुलाया गया और इन सब के साथ आपदा पीड़ितों को भी बुलाया गया। आपदा पीड़ितों से उनका दुख दर्द भी उन्होंने बांटा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कार्यों को भी सराहा और जिस तरह से आपदा आई थी तो आपदा को उन्होंने समीक्षा करते हुए तात्कालिक रूप से, अगर जो आपने अभी बताया कि 1200 करोड़ का उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, ये बड़ी बात है क्योंकि अभी समीक्षा की उन्होंने केवल समीक्षा की है और समीक्षा में भी उन्होंने अगर 1200 करोड़ रुपए आर्थिक मदद के रूप में दिया है तो ये बड़ी बात है। नितिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि नेपाल से
भागे कैदियों पर भारत में तो जिस तरह से नेपाल से भागी कैदियों पर भारत में बड़ा एक्शन। नेपाल में जिस तरीके से हिंसा चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी दौरान वहां से ये सभी कैदी चलिए सीधा रुक करेंगे नेपाल बॉर्डर से। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ इस खबर पर लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस वक्त क्या माहौल है वहां, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा के दौरान 4 कैदी वहां से भाग निकले थे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिलहाल उन सभी को हिरासत में ले लिया है, अपडेट करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल में हिंसा हो रहा था, जिस तरह से जेल को तोड़ के कैदी फरार हो रहे थे, तो तमाम ऐसे बॉर्डर से जो हैं जो लोग पार कर रहे थे, चाहे सोनौली बॉर्डर पे 4 कैदियों को पकड़ा गया, तो जितने भी बॉर्डर क्षेत्र है वहां पे कैदियों को लगातार भारत पुलिस ने और एसएसबी ने मिलकर पकड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्हें सौंपेगा कौन और किसे सौंपा जाएगा। तो भारत की एम्बेसी ने नेपाल के एम्बेसी को बता दिया है और फिलहाल कोई भी बिना आईडी प्रूफ के भारत में एंट्री नहीं कर सकता है। जो भी भारत में एंट्री कर रहा है, एक एक लोग की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी आईडी प्रूफ देखे जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और पुष्टि होने के बाद ही उन्हें नेपाल में से भारत में एंट्री दी जा रही है, नेपाल के लोगों को भारत से एंट्री दी जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बिना आईडी प्रूफ के किसी की एंट्री नहीं हो रही है। ये कैदी जो फरार थे, इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। जब बातचीत हुआ उसमें इन कैदियों की पुष्टि हुई कि ये फरार है, उसके बाद इन्हें धर दबोचा गया। तो और बाकी नेपाल की रही बात, तो नेपाल में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है और नेपाल की स्थिति अभी सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राजशाही को लेके तमाम सारी अटकलें लगी हुई हैं और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि राजशाही जल्द से जल्द यहाँ पे लागू। और सेना के प्रमुख ने भी राजशाही को समर्थन दिया है। जी बहुत शुक्रिया आशीष। तो मेरे सहयोगी आशीष को आप नेपाल बॉर्डर से लाइव सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधा रुख करेंगे रायबरेली का, जहां आपको अगली बड़ी खबर बता रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विवादित बयान सामने आया है।
प्रधानमंत्री की मां को जिस तरह से गाली संबंध में ये टिप्पणी की गई थी और इसी पर मंत्री दिनेश ने राहुल गांधी पर भी तीखी टिप्पणी की। और इस पर ताजा अपडेट के साथ रायबरेली से मेरे सहयोगी शिव प्रसाद यादव मेरे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, जिस तरीके से रायबरेली में जो कुछ भी हुआ, मंत्री जी धरने पर बैठ गए, उसके बाद ये बयान सामने आया है प्रियंका गांधी को लेकर के, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है जिस तरीके से इन सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री की मां को लेकर के अपशब्द कहे थे और उसके बाद ये बयान मंत्री के मुख से। अपडेट करें। निश्चित जिस प्रकार से बिहार में प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे और खासकर जो यात्रा और मंच चल रहा था वो कांग्रेस और तेजस्वी आरजेडी का मंच था, तो वहां से ये बात निकली। तो जैसे ही पूरे सोशल मीडिया में आई तो उसमें बीजेपी और बीजेपी से समर्थित जितने भी नेता पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सभी नाराज हो गए थे। उस बात को लेकर के काफी यूं कहें कि तमाम तरह के धरना प्रदर्शन हुए। तो राहुल गांधी का 2 दिन का जो है रायबरेली दौरा था। जब राहुल गांधी रायबरेली आ रहे थे तो उनको ये बताने के लिए कि आपके मंच से या आप जिसमें है आपकी तरफ से कोई बात नहीं आई, कोई उस तरह की बात नहीं कही गई है जिसने भी इस तरह के अभद्र भाषा कही है, तो आप वापस जाइए, माफी मांगिए। धरना प्रदर्शन मंत्री दिनेश प्रताप के नेतृत्व में हुआ था। ये अलग बात है, बाद में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आनन फानन में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें जब सवालों के जवाब देते हुए मीडिया कर्मियों के, तो उसमें बिहार की बात को लेकर के खासकर गांधी परिवार, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर यह टिप्पणी कर दी कि इन लोगों को जब वोट लेना होता है तो ये जो है किसके किसके नाम पर वोट लेते हैं। और उन्होंने यह एक जो टिप्पणी की, यह इस टिप्पणी ये कितनी सही है या कितनी इस पर हो सकती है, ये मंत्री खुद बता सकते हैं और इस पर कांग्रेस क्या जवाब देगी अभी उसका इंतजार करना होगा निकता। लेकिन सियासी पारा दोनों बीजेपी और कांग्रेस जो है यूं कहें कि सुर्खियों में बना हुआ है। अभी आरोपों का दौर रुका नहीं है, ये हाल रायबरेली का है। बिल्कुल, पारा बहुत हाई है और सुर्खियों में बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा का रुख करेंगे, ताज नगरी, जहां सरकारी नौकरी के फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े में आगरा के अर्पित सिंह का नाम सामने आया है और आपको बता दें आधार कार्ड का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की। हालांकि इन सबके बीच अर्पित के परिजनों का दावा है कि आरोपी पूरी तरह, ये जो आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी नौकरी के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें अर्पित सिंह का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है आधार कार्ड का इस्तेमाल कर इन्होंने नौकरी हासिल की। लेकिन
चलिए सीधा रुख करेंगे आगरा से। मयंक त्यागी मेरे सहयोगी लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरीके से फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है सरकारी नौकरी को लेकर के, हालांकि अर्पित के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि जो पूरा ये आरोप लगाया जा रहा है उनके बेटे पर वो निराधार है। अपडेट करें। निकिता, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सीधे तौर पर साफ है कि इस बात की गवाही दे रही हैं कैसे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हुए जगह जगह नौकरी करने में अर्पित का नाम आया है, जो कि आगरा का निवासी है। ऐसे में इंडियन न्यूज की टीम ने जो आगरा में जब उसके माता पिता परिजनों से बातचीत की है, तो ऐसे में पिता जो है इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते जा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि आधार कार्ड के आधार पर नाम और पता बदलने के बाद अगर नौकरियां लगाई जा रही हैं तो ये सारे आरोप मेरे बेटे पर जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं मेरा बेटा पूरी तरीके से बेगुनाह है और इसको लेकर जांच एजेंसियों इस पर भी काम करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मयंक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे रुख करेंगे नोएडा। सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां मुनाफे का झांसा देकर पूर्व अफसर से ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पूर्व अफसर से 14 लाख रुपए की ठगी हुई है और पूर्व अफसर राजवीर सिंह ने पुलिस में फिलहाल कंप्लेन दर्ज कर दी है। तो चलिए आज की आखिरी खबर का रुख करेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं बुलंदशहर की ओर, जहां खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई है। प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर यह हत्या की साजिश रची गई और हार्ट अटैक बताकर हत्या को छिपाने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे। पुनीत मेरे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से एक बार फिर से ये हैरत अंगेज कह सकते हैं खुलासे, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और मृतक की जो भतीजी है इसने पूरा जो कॉन्स्पिरेसी रची गई उसका खुलासा किया। अपडेट करें, कब से ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी? बिल्कुल, देखिए निकिता, सही कहा आपने। जिस तरीके से एक बार फिर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही शर्मसार किया है, बुलंदशहर में ये मामला एक बार फिर देखने को मिला है। मामला बुलंदशहर के थाना बीबी नगर इलाके के एक गांव का है, जहां ये बताया गया था कि एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पति की हत्या कर दी। और सिर्फ बात ये थी कि लगभग 2 साल से इसकी पत्नी का प्रेम संबंध चल रहा था गांव के ही एक युवक के साथ में। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के 2 साल से ही, क्योंकि पति इस पूरे मामले को लेकर के अप्रूव बन रहा था, उनकी सब ये कार्यशैली देख रहा था, तभी उन्होंने एक बड़ी जो है खौफनाक साजिश उसकी रच डाली और प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने दुपट्टे से गला घोट करके जो है अपने पति की हत्या कर दी। और इसमें एक नया मोड़ तब आया जब पत्नी ने यह कहकर लोग बागों को बताया कि मेरे पति का हार्ट अटैक हो गया है, जिसके चलते ये मौत हो गई है। बड़ी बात यह कि इस हत्या का राज जो है मृतक की भतीजी ने ही खोल दिया, जब ये बताया गया कि किस तरीके से प्रेमी घर में अंदर प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद में पुलिस को सारी घटना बताई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ही ने अपना जुर्म कबूल किया और उसके बाद में आज बुलंदशहर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के तमाम बड़ी खबरें आपके सामने। तब तक मेरी और मेरी टीम को इजाजत दें और देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।